ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मैं बहुत अच्छी स्टोरी सुना चुका हूँ, ठीक है, लिखाया जरूर नहीं है, सुना होगा ध्यान से तो कर लोगे। ठीक, क्या मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पतन मतलब खत्म होना, बोलते हैं किसी का पतन हो गया, पतन की ओर बढ़ रहे हैं, मीन्स अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कथन मैं बोल रहा हूँ जो उनके पतन के संबंध में सही हो सकते हैं, बताना। ठीक है, औरंगजेब की दक्कन नीति। दक्कन जानते हो? दक्कन होता है ये बीच का भाग, महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र कर्नाटका के भाग को दक्कन बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक बताया था साउथ तरफ ये गया था औरंगजेब, युद्ध लड़ता रहा, वहीं पे मर भी गया। इसने अपनी बीबी का ताजमहल की नकल कराई थी, इसने अपनी बीबी के लिए मकबरा बनवाया था वहीं पे, जिसका नाम भी है बीबी का मकबरा। वो एकदम ताजमहल की बेहुदा नकल लगती है, बिल्कुल वैसे ही बनवाया लेकिन देखने में खूबसूरत नहीं लगता, वहीं पे मरा है। ठीक है, तो ये कथन औरंगजेब की दक्कन नीति पतन के लिए उत्तरदायी था कि नहीं? अब कोई व्यक्ति यहाँ पे है 24 साल तक, 26 साल तक वो रह ही नहीं रहा है, जबकि इतना बड़ा राज्य संभाल रहा है। कहीं और जाके साउथ में सोच रहा है यहाँ पे भी अधिकार कर लें, बीजापुर वगैरह जीता था उसने लास्ट में। ठीक, तो कुछ तो यहाँ पे असर पड़ेगा ना, यहाँ पे सेना उसकी अनुशासनहीन हो जाएगी, जो सरदार होंगे लोकल वो विद्रोह करने लगेंगे, जो छोटे मोटे राजा होंगे वो ख्वाब देखने लगेंगे कि हम भी राज करें। राइट, तो दक्कन नीति का प्रभाव पड़ा उसके पतन पे, मुगल साम्राज्य के। मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया था, मैंने लिखा है। उसके बाद जो छोटे छोटे सरदार थे उन्होंने अपने राज्य स्वतंत्र कर दिए, स्वतंत्र राज्य भी लिखा है। मैन कौन थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तो 3 मैन हो गए थे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, मुगल दरबार की राजनीति ने अस्थिरता को कम किया। बताओ। मुगल दरबार की जो राजनीति थी उसने किसको कम कर दिया? अस्थिरता को कम किया। राइट बात है। मुगल साम्राज्य जब तक रहा वो एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, पूरे उसको उसने क्या किया था, देश को एक सूत्र में बांधे रखा, एक सूत्र में बांध के रखा उन्होंने। तो अस्थिर तो था नहीं जब तक मुगल साम्राज्य रहा। जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब अस्थिरता बढ़ी, तब अलग अलग राज्य बनने शुरू हुए, है ना। जब तक वो था किसी का ना अटैक हुआ उतना बड़ा, ना कोई शासन करने लायक था। ठीक, तो ये भी सही है। तीसरा है मनसबदारी। ये प्रणाली मैंने नहीं पढ़ाई है। मनसबदारी प्रणाली में निहित दोष ने मुगल सेना को भ्रष्ट बना दिया। ये जब मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाऊँगा ना, मध्यकालीन भारत, उसमें आ जाएगा, तो वो चीज़ समझ जाओगे कि क्या होता है। एक मनसबदारी व्यवस्था होती थी, उसमें मैंने ये बताया था अमीर लोग होते थे। अमीर मीन्स पैसे से अमीर नहीं, उनको अमीर नाम दिया जाता था। हाँ, ठीक, वो क्या करते थे कि उनको मनसबदार, जैसे तुम 5000 के मनसबदार हो, मीन्स तुमको 5000 की सेना रखनी है, तुमको सैलरी भी मिलेगी और मुगल दरबार में रहोगे, खुद का राज्य अलग है। जैसे सवाई जयसिंह थे तो वो जयपुर राज्य अलग उनका था खुद का, आमेर, वो मुगल दरबार में मनसबदार भी थे, तो वहाँ जाके भी वो अपनी हाजिरी भंजाते थे, प्लस अपना राज्य भी चलाते थे। तो ये अभी तुमको नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ नहीं करा है। 1-2 ऑप्शन तो समझ में आ गए। पहला ऑप्शन पढ़े हो दक्कन नीति, दूसरा पढ़े हो मुगल दरबार की राजनीति ने अस्थिरता को कम किया। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। भारत में 18वीं शताब्दी के आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के संदर्भ में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, उसमें द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, उसके संबंध में तुमको कुछ कथन दिए जा रहे हैं, उस पर विचार करना है। ठीक है, पहला, यह यूरोप में होने वाले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का विस्तार था, है ना। क्या है, सही कि गलत? सही है, बताया मैंने। यूरोप में क्या चल रहे थे? उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी पहले ही से लड़ रहे थे उनके पहले मुगल थे। मैंने बताया 1837 तक
नहीं, 1737 तक बाजीराव प्रथम कहाँ, दिल्ली के आसपास तक आ गया था, है ना। तो उसका ये सपना था, लेकिन जब पानीपत का तृतीय युद्ध होगा तो क्या होगा, मराठों का सपना चकनाचूर कर देंगे ये लोग, हैं। उसी के बारे में ये है कि मराठों का जो सपना था, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना है, दूसरा मुगलों को प्रतिस्थापित करना है, तो उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो, ठीक है। क्या थे? उनके पास अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कार्यक्रम का अभाव था। सोच के बताओ, पढ़ा है तुम लोगों ने। उनके पास अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना के लिए दृष्टिकोण का अभाव था। बताया ना मैंने। क्यों? क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं था, किसी से भी भिड़ जा रहे थे। अंग्रेज़ों के पास क्या था, उनके पास एक दृष्टि थी, दूरदृष्टि, कि हमको ये करना है, धीमे धीमे चलना है, ऐसे करना। ये कभी किसी से, मन ऐसे मूड खराब हुआ, लड़ गए। हम चोरी कर रहे हैं अलग, छोटे छोटे कामों में लिप्त हैं, आपस में संगठित नहीं हैं, तो इनके पास कोई कार्यक्रम ही नहीं था। हाँ, ये मजबूत थे, बड़े से क्षेत्र पे इनका राज्य था, इतना था, बाकी इनके पास ना कोई कार्यक्रम था और ना इनकी सोच उस टाइप की थी कि दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव था इनके पास, ठीक है, ये सही हो गया। मराठा सरदारों में एकता का अभाव था। अभी मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम बोल। ये क्वेश्चन सही है कि गलत? ये ऑप्शन, मराठा सरदारों में एकता का अभाव था। अभाव मतलब समझ रहे हो, कमी। सही है ना, एकता कहाँ थी उन लोगों में, आपस में लड़ते थे ना। ये शब्द कुछ हिंदी के सीखने होंगे, ठीक है। एकता का क्या था? अभाव था, आपस में लड़ रहे हैं। अभी तो वही चीज़ हुई कि आपस में भी लड़ रहे हैं, राज्य के लिए लड़ रहे हैं। साहू जी हैं तो उनका जो भतीजा होगा, मीन्स चाचा का लड़का, उससे लड़ाई हो रही, ताराबाई राजा राम, ये मैंने बताया ना आपस। हाँ, प्लस ये सिंधिया होलकर वगैरह आपस में लड़ रहे हैं। कोई चाह रहा है हम पेशवा के पद पे बैठें, कोई ये चाह रहा है वो, तो आपसी एकता का इनमें अभाव था। उनके पास प्रतिभाशाली सेनापतियों, आखिरी ऑप्शन सुनो, उनके पास प्रतिभाशाली सेनापतियों और राजनीतिज्ञों की कमी थी। सोच के बताओ, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम लोग उतने होशियार नहीं हुए हो। ये आएगा जब सारी चीज़ें पढ़ लोगे, फिर एक समझ बनेगी, अभी उतने जल्दी नहीं होती है। उनके पास प्रतिभाशाली सेनापतियों और राजनीतिज्ञों की कमी थी, एक गलत है। प्रतिभाशाली सेनापति बहुत थे उनके पास, मैंने बताया ना। बाजीराव प्रथम जैसे थे जो वहाँ तक गए, साउथ तक वो करके आए हैं, देवगिरी तक अभियान, इधर मालवा गुजरात को भी हराया, इधर दिल्ली तक आ गए। हाँ, और मैंने बोला हर जगह से इन्होंने कर लिया है, जहाँ पे भी जाते थे हरा के आ जाते थे, लूट पाट करके वो कर लेके आते थे। तो प्रतिभा तो थी, तभी तो जा रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण का अभाव था, एक संगठन नहीं था इन लोगों का। तो तीसरा गलत हो जाएगा, मीन्स केवल 2 सही, 1 और 2। एक और सुन लो, निजाम उल मुल्क का नाम बताया मैंने। निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की इसने, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निजामुल मुल्क जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है आसफ जाह, लिखाया है मैंने। ये भी लिखा है हैदराबाद की स्थापना कब की थी। ये वजीर भी था, कब हो सकता है ये ऑप्शन में भी हो, चलो बाद में होता है, ठीक है। ये वजीर था मुग़ल साम्राज्य का, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये वजीर था। इसको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि उतनी स्वतंत्रता नहीं थी अपने निर्णय लेने की। तो ये दक्कन का सूबेदार, हैदराबाद का सूबेदार बन के चला गया, वहाँ पर रहा, इसने स्वतंत्र राज्य की वो कर दी। वो भी कैसे, घोषणा नहीं की। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में बताओ क्या है। उसने कभी मुग़ल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, लिखाया मैंने। बस बताया था कुछ कि जितने भी शासक हुए ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की घोषणा नहीं करते, लेकिन व्यवहार में वो स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करने लगते हैं।
जितने भी थे, चाहे वो अवध होगा, चाहे हैदराबाद होगा, चाहे बंगाल होगा, सबका बताया। ये उसको क्या करेंगे, मुग़ल साम्राज्य को हल्की सी गिफ्ट भेजते रहेंगे, थोड़ा राजस्व का भाग भेजते रहेंगे, लेकिन नियुक्तियाँ अपने मन से करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें, इसका मतलब सेम ही हुआ जो इसमें है ना ऑप्शन में, कि इसने मुग़ल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी नहीं की थी कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि वहाँ कर देता पंगा हो जाता। अब इसने क्या किया, व्यवहार में स्वतंत्र है, मुग़ल साम्राज्य को बोल दिया कि हम तुम्हारे वफादार हैं। व्यवहार में कैसे कर रहा है व्यवहार, कि हम जैसे स्वतंत्र हैं, सब चीज़ अपने हिसाब से कर रहा है। अगला, उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का अनुसरण किया। अब सहिष्णुता असहिष्णुता पता चल गई। सहिष्णुता पता चल गई क्या होती है, क्या होती है? जो सभी धर्मों के प्रति सही भावना रखता हो। असहिष्णुता उसकी अपोजिट हो जाएगी, एक दूसरे उससे नफरत करना। तो इसके बारे में क्या है, उसने कभी मुग़ल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। पहला तो सही था। दूसरा, उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का अनुसरण नहीं किया। सही है। हाँ, ये लोग सहिष्णु थे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन था, उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णु नीति का अनुसरण किया, नहीं किया नहीं है, किया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, सहिष्णु था वो। उसने दक्कन में मुग़ल पद्धति से भिन्न एक व्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की। उसने दक्कन में मुग़ल पद्धति से अलग एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। ये मैंने तुमको नहीं बताया, ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाने वाला है, यूपीएससी के मेंस के हिसाब से है जो मैं बताया। इसमें क्या था कि वो जो व्यवस्थाएं यहाँ चल रही थी, जमींदारी, ये आगे पता चल जाएगा, जो जमींदारी व्यवस्था यहाँ चल रही थी वो उसने वहाँ पे भी लागू की। तो ऐसा कोई अलग से व्यवस्था की घोषणा उसने नहीं की थी, ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चन, बाकी अब बाद में करेंगे। इससे एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ पढ़ क्या रहे हो, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम लोगों ने पढ़े हुए थे, प्लस जो एक आध ऑप्शन अगर नहीं पढ़ा है तो वो क्या होगा, आगे आएगा जब मैं पढ़ाऊँगा मुग़लों की राजस्व नीति क्या थी, कैसे राजस्व इकट्ठा कर रहे। तो इनके 2-3 वो आएंगे, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सिस्टम इन्होंने अपनाया हर जगह। तो वो पता चलेंगे ये क्या थे, कब शुरू हुए, किसने शुरू किए, इससे इनको क्या मिलता था और किसानों को क्या हानि होती थी, है ना। चलो अब थोड़ा सा एक मैं बेसिक आइडिया दे दूं, क्या क्या पढ़ा है तुम लोगों ने हिस्ट्री में, हैं? पहली बात तो हिस्ट्री बताओ, कितने पार्ट में पढ़ी थी? कौन सी? प्राचीन इतिहास या प्राचीन कालीन इतिहास? दूसरी मध्यकालीन, तीसरी तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ये कब से कब तक है? बीस लाख वर्ष पूर्व से, हाँ, 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसवी होता है ईसा के बाद, ईसा का जो जन्म हुआ उसको एक बेस मान लिया। अब उसके पहले घटना हुई है वो हो गई ईसा पूर्व। ईसवी जो होती है ईसा के बाद, समझे। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2020 चल रहा है, ठीक है। तो जो 0 सन होगा ना तभी ईसा का जन्म हुआ था, उसको मान लिया बेस। अभी चल रही है 2020वीं ईसवी, मीन्स ईसा के जन्म के हम लोग 2020 साल बाद आ गए हैं। और जब ईसा पूर्व हुआ तो 2020 तो ये जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, प्लस जितने ईसा पूर्व हुआ है, समझ में आ गया?
ईसवी और ईसा पूर्व में। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमनी, किसको? ईसवी को, जो बाद में हुआ है। और बीसी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, किसको बोलते हैं? ईसा पूर्व को, ठीक है, इंग्लिश में। ये मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? 12,000 से नहीं, मध्यकालीन भारत कब है? ये तो प्राचीन काल बता दिया मैंने। ये प्राचीन काल 12,000 ईस्वी पूर्व तक नहीं होगा। हाँ, ये 1200 तक होगा, ठीक है। मध्यकालीन तुम्हारा कब शुरू होगा? 12वीं ईस्वी से, ये 12वीं सदी से, 12वीं सदी से कब तक? 1757 ले लो, या 1750 तक, ठीक है। और ये कब से कब तक होगा? 1750 से अभी तक। अब इसको हम लोग पढ़ते 1600 से हैं, क्योंकि बाकी विश्व में क्या हो गया? 1600 में आ गया था। आधुनिकता कब आ गई बाकी विश्व में? 1600 में आ गई। और वो लोग अपने यहाँ आना भी शुरू हुए, लेकिन अपने यहाँ मेन उसका प्रभाव कब से उत्पन्न हुआ? 1750 से, जब यहाँ पे अंग्रेज लोग इस्टेब्लिश हो गए, एक क्षेत्र विशेष पे उन्होंने अधिकार कर लिया, फिर क्या होगा? उनका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। अभी तुम आ रहे हो, एक छोटे से एरिया में रह गए हो, हमारा तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, क्या प्रभाव डालोगे हमारे ऊपर? तुम तो अपना व्यापार कर रहे हो, करके जाओगे, ठीक है। तो मेनली हम लोग अपने इतिहास के संबंध में जब पढ़ते हैं तो कब तक पढ़ते हैं? 1750 से। लेकिन जब हम पूरा इतिहास देखते हैं तो हम इसकी कड़ियाँ जोड़ते हैं, तो कब से हो जाता है ये शुरू? 1600 से, ठीक है। ये 3 इतिहास पढ़ने हैं, तो हम लोगों ने शुरू क्या किया? आधुनिक भारत का इतिहास। मीन्स हम 1600 से शुरू कर गए, उसके पहले हम लोग तो कर गए 1498 से शुरू। अब चूंकि इन सब का एक दूसरे से कोई ज़्यादा विशेष कनेक्शन नहीं है, तो आधुनिक भारत का इतिहास कब से शुरू हुआ? हम लोगों ने कब से शुरू किया? हम लोगों ने किया 1498 से, ठीक है। कब वास्को डी गामा यहाँ पे आया? कहाँ का था वास्को डी गामा? पुर्तगाली। पुर्तगाली ने अपना बेस कौन सा बनाया? पहले कहाँ पे आया? कालीकट के तट पे। एक व्यापारी होगा, नाविक होगा, सिंपल सा आएगा व्यापार करने के उद्देश्य से। कहाँ पे आएगा? कालीकट के बंदरगाह पे। वहाँ पे यहाँ से मसाले भर के लेके जाएगा। जब वो वापस जाएगा बहुत सारा मुनाफा, 10 से 15 गुना मुनाफा कमाएगा। तो फिर अगली बार उसकी और हिम्मत बढ़ेगी, वहाँ का शासक फिर 20-22 जहाज़ों का बेड़ा भेजेगा उसके साथ, जाओ। फिर जब वो आएगा अगली बार और लेके जाएगा, और यहाँ पे वो अपना एक छोटा सा फैक्ट्री डाल देगा। ऐसे करके पुर्तगाली आए, उन्होंने कुछ प्रभाव डाला, वो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या डाला क्या कर। फिर कौन से आए? डच। फिर वैसे डच नहीं, इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अंग्रेज़ों वाली, वो इनसे पहले हो गई थी। वो हो गई थी 1600 में, और डच की कब हुई थी? 1602 में। और इन्होंने फैक्ट्री लगा दी थी 1605 में। स्थापना 2 में हुई, 5 में इन्होंने फैक्ट्री लगा दी। तो अगर ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाकी देशों की कंपनी है, कि एक ऑर्डर मिलाओ बढ़ते हुए क्रम में कि किसकी स्थापना कब हुई, तो अंग्रेज़ों की कंपनी को पहले रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये लोग क्या हुआ, इनकी फैक्ट्री बाद में डली थी। कब डली थी? 1611 में। फिर आएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, हैं? हाँ, फिर आएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आएगी ये? स्थापना 1600 में हो जाएगी। 1600 में 1599 में इनका एक आदमी आएगा यहाँ पे, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल करके, ठीक। फिर ये क्या करेंगे? मिलेंगे जहांगीर वगैरह से, फैक्ट्री अपनी डालेंगे। जब ये फैक्ट्री डाल देंगे तो इनका भी कार्यक्रम शुरू। फिर इनका क्या होगा? लास्ट में कौन आएंगे? कब आएंगे?
फ्रांसीसी कब आ जाएंगे? देखो कॉपी में नहीं है, 1664 में। और कब ये फैक्ट्री डाल देते हैं? 68 में। ठीक, अब ये सब आ जाएंगे 1 बाई 1 करके। सन सबका पता है, यही पढ़ना है। पहले ये लोग आएंगे यहाँ पे इंडिया में, व्यापार करना शुरू करेंगे, फिर इनका आपस में क्या होगा? लड़ाई शुरू होगी। जब लड़ाई शुरू होगी तो हम 1 बाई 1 करके इनके युद्ध पढ़ेंगे। लड़ाई कैसे शुरू होगी? ये ढाल बनाएंगे, इंडियन जो शासक हैं छोटे मोटे आपस में लड़ रहे हैं, उनको ढाल बनाएंगे। एक किसी और की तरफ हो जाएगा, दूसरा किसी और की तरफ, और इंडियन लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लेंगे, क्योंकि पैसा इनके पास रहता ही है। उन्हीं की हेल्प से एक दूसरे से लड़ेंगे, हथियार इनके रहेंगे खुद के। फिर 1 बाई 1 करके इनका युद्ध पढ़ लिए। कौन कौन से युद्ध पढ़ लिए हम लोगों ने? 3 कर्नाटक युद्ध, किस किस के बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। कब से कब तक? 46 से 48, 49 टू 55 और 56 टू 3। ये 3 युद्ध पढ़ लिए। सबके आगे क्या लगा लेना है? 1700। ठीक है। इसके बाद दूसरा युद्ध, एकदम एक्टिव रहो क्लास में, प्रेजेंट माइंड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा युद्ध क्या होगा? सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, तुम्हारा टीचर क्या बोलना चाह रहा है, तुम्हारे अंदर पहले आ जाए। जब मैं कोचिंग में रहता था ना, मैं टीचर जो पूरा 2-4 लाइन बोलने वाला है ना, मेरे पास पहले आ जाती थी बोला है कि ये बोलेगा क्या आगे। समझे? पलासी का युद्ध जब पढ़ोगे तुम, कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757 में। फिर पढ़ेंगे हम लोग बक्सर। अब कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ, क्या क्या कमियां, कारण, महत्वाकांक्षा किसकी, क्या परिणाम क्या हुए युद्ध के, अंग्रेजों ने धीमे धीमे कैसे यहाँ पे स्थापित होना शुरू किया, ये सारा चीज़ ये युद्ध पढ़ लोगे दोनों, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये 1764 से शुरू हुआ, 65 में कब हुआ? ख़त्म हुआ। ये किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि। गुड। इलाहाबाद की संधि के द्वारा 3 संधियाँ करेगा वो आके अलग अलग लोगों से, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? जैसे ही बक्सर ख़त्म होगा 2 साल बाद कौन सा शुरू होगा? मैसूर युद्ध। कब से कब तक? मैसूर युद्ध कितने हुए टोटल? 4। 1767 टू 69 पहला, दूसरा 1780 टू 84, फिर 1799 में युद्ध होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। इसका जो दुर्ग था उसके गेट पे ये लड़ते हुए मारा गया। जो इसने दुर्ग, इसने बोला, इसको लोगों ने बोला कि तुम युद्ध लड़ने मत जाओ, हारना निश्चित है, तुम्हारी सेना बची नहीं, ऑलरेडी एक युद्ध पहले हार चुके हो, जो मैंने बताया था। कौन सा? 1790 से 92 वाला। आधा राजपाट इसको सारा देना पड़ा, अपने लड़कों को गिरवी रखना पड़ा, है ना। लेकिन ये बोला कि भेड़ की तरह लंबी 100 साल जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जिए, तो इसको मैसूर का शेर भी बोलते थे। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा युद्ध पढ़ोगे? जब मैसूर ख़त्म भी नहीं हो पाएंगे, ये बीच में शुरू क्या कर देंगे? मराठा युद्ध। मराठा, अब मराठाओं का कहाँ कहाँ राज था ये सारा मैंने लिखा दिया। गुजरात जो अभी इस टाइम का है, और महाराष्ट्र पूरा, MP का कुछ भाग ले लो, वहाँ तक, ग्वालियर तक भी रहे, मतलब अपने झांसी के आसपास तक रहे हैं ये लोग। ठीक। मराठा युद्ध कितने हुए? 2 कि 3? कब से कब तक? 1800
फिर तीसरा 1700 नहीं 1817 से 18। तृतीय तीनों मराठा युद्ध खत्म हो जाएंगे। फिर क्या पढ़े हो? अभी इंडियन राज्य बाकी हैं, कौन कौन से पढ़ने बाकी है ना? इंडियन राज्य आई मीन यहाँ लिखना बाकी है, पढ़ तो चुके हो तुम लोग। कौन कौन से बाकी थे फिर? मराठों के बाद और कौन सा पढ़े हो? सिंध। सिंध कब से कब तक? 1943 में सिंध का क्या कर लेंगे? नहीं 1843 में क्या करेंगे? विलय, है ना? 39 में सहायक संधि हो जाएगी इनके साथ। फिर पढ़ेंगे पंजाब, इनके साथ कितने युद्ध? हाँ 48 to 49। सिंध हो गया, पंजाब हो गया। फिर जाट राज्य कुछ था नहीं उसमें, ठीक। अब बचे अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध क्या थे, जो उस टाइम पे पड़ोसी देश थे, आज के नहीं। आज नए पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान हो गया, और अगला नेपाल भूटान तो पहले से भी थे, सीमा लग रही।